स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें दिन भर की खबरों को डिकोड करते हैं, क्योंकि हर खबर के पीछे छिपी होती है एक असली खबर। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज डिकोड खबर A to Z की। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी गतिविधि जिस पर सारे देश की नजर रही, हलचल मची जब दिल्ली में नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने एक बड़ा एक्शन दिखाया। ईडी की टीम ने यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया। दिल्ली समेत कुल 12 ठिकानों के ऊपर यह छापेमार कार्रवाई हुई, जिसके बाद ईडी ने यह एक्शन लिया है। इस मामले में कांग्रेस के टॉप लीडर्स ने नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए। प्रवर्तन निदेशालय ने निर्देश दिया कि एजेंसी की अनुमति के बिना परिसर को न खोला जाए। इसके बाद से एआईसीसी मुख्यालय और सोनिया गांधी के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। साथ ही सरकार की नीतियों के खिलाफ 5 अगस्त को प्रदर्शन की बात कही। ईडी नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। हाल ही में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से इसमें पूछताछ की गई थी। प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। हम भागेंगे नहीं, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हमारा प्रदर्शन परसों शांतिपूर्वक प्रदर्शन जरूर होगा। तो कांग्रेस कहती है कि उसका प्रदर्शन होगा विपक्ष की आवाज दबाने के लिए। यह प्रतिशोध की राजनीति। यंग इंडिया के दफ्तर पर ईडी ने एक्शन दिखाया है। कांग्रेस नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया आप सुन चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। जरा इसको भी डिकोड कर लें। यह साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी भले ही ईडी के खिलाफ एक व्यापक अभियान छेड़े हुए हो, भले ही वो विक्टिम कार्ड खेल रही हो, इसको लेकर प्रदर्शन पर प्रदर्शन जारी हो, लेकिन ना तो केंद्र सरकार पर कोई फर्क पड़ता दिख रहा है, ना ईडी के ऊपर इसका कोई असर है। दूसरी बात, ईडी अब नेशनल हेराल्ड मामले में तेजी के साथ में एक्शन लेने में पीछे नहीं हटेगी, ऐसा उसने दर्शाया। वो नहीं चाहती कि मामला और लंबा खिंचे। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर घेर भी रही है और ईडी का एक्शन तेज हो, ये चाहती भी है। चौथी बात, ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी का कोई क्रम इसमें दिख सके, जिसको लेकर के प्रतिक्रियाएं भी और जो बाकी की चीजें वो भी इशारा करती नजर आए। चलिए बात करेंगे एक ऐसी पॉलिटिक्स की जो देश के स्वाभिमान और प्रतीक चिन्ह तिरंगे से जुड़ती हुई भी दिख रही है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे। आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्विटर हैंडल की है, तो दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के ट्विटर हैंडल की। शिवराज सिंह चौहान ने डीपी पर वही तिरंगा लगाया जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी डीपी के ऊपर लगा रखा है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने सभी से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने डीपी पर हमर तिरंगा फोटो फ्रेम के साथ में अपनी डीपी पोस्ट की है और तिरंगा अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील भी वो लोगों से करते हैं और कह रहे हैं कि हमर तिरंगा फ्रेम का आप इस्तेमाल करें और उसके साथ अपनी डीपी को चेंज करें। अब यह भी आप जान लें कि भारतीय जनता पार्टी 11 से 13 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने वाली और इसके तहत करोड़ों घरों में तिरंगा लगाने की तैयारी करनी है। स्टोर लगा दिए गए और इस स्टोर में तिरंगा बिक रहा है। इस पर विपक्ष निशाना साध रहा है, सियासत हो रही। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को कांग्रेस पहले से हजम नहीं कर पा रही थी। उस पर से पार्टी दफ्तर में तिरंगा बेचने के लिए लगे स्टोर ने उसे बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया। बीजेपी के तिरंगा बेचने के जवाब में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को मुफ्त में तिरंगा बांटने का ऐलान किया। भोपाल वालों चिंता मत करो, 15 अगस्त जश्न बहुत अच्छे से मनाएंगे। 10, 11, 12 3 दिन मैं भोपाल में निःशुल्क तिरंगे भी भेंट करूंगा। वहीं बीजेपी की दलील है कि वो तिरंगा बेच नहीं रहे बल्कि लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। तिरंगा को बेच नहीं रहे हैं, तिरंगा की उपलब्धता करा रहे हैं।
मुझे मेरे घर पर तिरंगा लगाना है। कांग्रेस तो विकृत मानसिकता का राजनीतिक दल है, अब इसको ही आप कहने लग गए। तिरंगे पर सियासत पहली दफा नहीं हो रही। कांग्रेस पहले से आजादी के समय से आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा न फहराने को लेकर बीजेपी को घेरती आई है। अब बीजेपी के अभियान ने उसे एक बार फिर मौका दिया है। वैसे कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के तकरीबन हर अभियान का आधिकारिक तौर पर विरोध करती है, अलग अलग कारणों से, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। मोदी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान में कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली इसमें शामिल है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। देखें आप। तस्वीरें कांग्रेस नेता और कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट्स की हैं, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि कांग्रेस आधिकारिक तौर पर केंद्र के हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बन गई है। अब जरा गौर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को देखिए। डीपी में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने हाथों में तिरंगा थामे नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने माई तिरंगा माई प्राइड के हैशटैग का इस्तेमाल भी किया। आपको बता दें कि बीते रविवार को पीएम मोदी ने लोगों से अपनी डीपी बदलने का आग्रह किया था। पीएम मोदी ने खुद अपनी डीपी में तिरंगा लगाया था। अब आप गौर से पीएम मोदी की डीपी को देखिए और कांग्रेस नेताओं की डीपी को। दोनों में तिरंगा जरूर है, लेकिन यही फर्क है दोनों के तिरंगा अभियान में। बात कांग्रेस के एक आरोप की भी कर लें। जयराम रमेश ने आरएसएस और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल की फोटो शेयर कर कटाक्ष करते हुए लिखा कि पीएम का संदेश उनके परिवार तक ही नहीं पहुंचा, जिन्होंने 52 सालों तक अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। वे क्या पीएम की बात मानेंगे? तो एक राष्ट्रीय अभियान में कम से कम मुख्य विपक्षी दल और सरकार के बीच में एकरूपता, सहमति तो है, लेकिन अब सवाल उठता है कि कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं ने नेहरू के हाथों में तिरंगे वाली तस्वीर को डीपी में लगाया है, जिस ट्विस्ट की हम बात कर रहे हैं। अब इस ट्विस्ट का अर्थ क्या है, जरा इस बात को भी डिकोड कर लें। पहली बात, कांग्रेस ये संदेश इस तस्वीर के द्वारा देना चाहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा राष्ट्रवादी है, पुरानी राष्ट्रवादी है। कांग्रेस ये बताना चाहती है कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, याद दिलाना चाहती है। उनके नेताओं ने देश की आजादी के खातिर कुर्बानी दी। साथ ही कांग्रेस ये भी जताना चाहती है कि आज तिरंगा फहराया जा रहा है, स्वराज मिला है और उसमें कांग्रेस के पुराने और वरिष्ठ नेताओं का योगदान है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं। एक तरह से कांग्रेस केंद्र के तिरंगा अभियान पर अपना एक कॉपीराइट हक जता रही है। वो ये संदेश देना चाहती है कि जब मोदी जी राजनीति में आप नहीं आए थे, तब कांग्रेस तिरंगे को फहरा रही थी, उसका सम्मान कर रही थी। यानी जो आज आप अभियान चला रहे हैं वो आपसे कहीं पहले पुराना आधिकारिक तौर पर हमारा है। चलिए, अब इसका असर जनता पर क्या होगा, कौन सी वाली डीपी ज्यादा होती है, संभवतः शायद इसको लेकर भी आगे कोई कंपटीशन देखने को मिले। अब आते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों की आज महत्वपूर्ण मीटिंग का क्रम जारी रहा। विशेष रूप से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल इसमें शामिल हुए। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने अपने दौरे के दूसरे दिन पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, संभागीय प्रभारी, सह प्रभारी और जिला संगठन प्रभारियों की मीटिंग ली। बैठक में संगठन की अब तक की गतिविधियों की समीक्षा की गई और आने वाले दिनों में संगठन के कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई। अजय जामवाल ने 2023 के चुनाव में पार्टी को किन किन तैयारियों के साथ मैदान में उतरना है, इसको लेकर चर्चा की। प्रथम प्रवास है, तो एक तरह से परिचयात्मक बैठक हो रहा है। अलग अलग स्तर में अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके परिचय प्राप्त कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को गतिविधियां बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए, पदाधिकारियों को सक्रियता बढ़ाने के लिए, और उन्होंने कहा है कि मैं पूरे समय यहां पर उपलब्ध रहूंगा। बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री किरण देव, केदार कश्यप, लता उसेंडी, भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित साहू समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई लगातार मैराथन मीटिंग कर रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि एक के बाद एक रायपुर आ रहे हैं। आखिर इन बैठकों के सिलसिले का अर्थ क्या है, जरा इसको भी डिकोड करें। आपको पता ही है, कई दफा हमने ये बात भी आप तक पहुंचाई है कि 1.5 साल के भीतर राज्य में विधानसभा चुनाव आने हैं। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद, पिछले तकरीबन 3.5 साल से कांग्रेस पार्टी के राज आने के बाद से बीजेपी सत्ता में एक भी चुनाव में अपनी असरदार भूमिका नहीं दिखा पाई। ऐसे में बीजेपी की
ये स्थिति उसको भी पता है कि सत्ता में अगर वापसी करनी तो एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, प्लेट में रखकर उसको कोई चीज नहीं मिलने वाली, आसान चुनाव नहीं रहने वाले। जनता के विश्वास को फिर से अर्जित करना है। भूपेश सरकार ने जो आम वोटर्स के बीच में एक पैठ बनाई है, छत्तीसगढ़ीयवाद को लेकर के उन्होंने एक छवि क्रिएट की है, उसे ब्रेक करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पर एक बार फिर से फोकस कर रहा है, क्योंकि एक वक्त में छत्तीसगढ़ राज्य बीजेपी का गढ़ कहलाता था। इसीलिए लगातार ये बैठकें हैं और केंद्रीय नेताओं की आमद है। इसके नतीजे क्या निकलते हैं, किस तरह की रणनीति और क्या एजेंडा, क्या मुद्दा निकलता है, ये कुछ वक्त के बाद जब ये मीटिंग्स ओवर होंगी और जमीन पर ये नेता कार्यकर्ता उतरेंगे तब पता चलेगा। वैसे छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इस वक्त किसान ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। वजह है सूखा। इसे देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने अल्प वर्षा वाले जिलों के सभी क्षेत्रों में नजरी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए और बीजेपी कहती है सरकार का कोई प्लान नहीं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के साथ कई जिलों में सूखे के हालात हैं। बारिश न होने से धरती फटने लगी। हालात देखते हुए सूबे के सीएम भूपेश बघेल ने अल्प वर्षा वाले जिलों के सभी क्षेत्रों में नजरी आकलन के निर्देश दिए। अभी तक 28 तहसीलों में नजरी आकलन किया जा रहा था। वहीं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर सूखे पर रिपोर्ट मांगी है। सर्वे कर लेना ही उचित है, तो जहाँ कम बारिश हुई है तो उसके सर्वेक्षण पर काम शुरू हुआ है। इस मुद्दे पर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ये सरकार अनिर्णय वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ अनिर्णय की सरकार है। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है छत्तीसगढ़ के भविष्य को, किसानों के भविष्य को अंधेरे में डुबोने वाली सरकार है। वैसे बारिश की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उन्हें देखकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। तो ये स्थिति है कि अभी किसानों को लेकर थोड़ा सा और इंतजार करना होगा और इंतजार वो कर भी रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि शायद वर्षा हो जाए तो सारे हालात सुधर जाएं, लेकिन नजरी आकलन किया जाएगा और इस पर विपक्ष ने कटाक्ष किया। मध्य प्रदेश चलते हैं। नगरीय निकाय चुनाव वहां हो चुके हैं, पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के भीतर अभी भी सब कुछ शांत नहीं। केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों के खिलाफ चुनाव हराने की शिकायतें प्रदेश संगठन के पास अब भी आ रही हैं। पंचायत और निकाय चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन बीजेपी में अंदरूनी घमासान अब भी जारी है। डिंडौरी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हारने वाले पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे की पत्नी ज्योति धुर्वे ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ा। मंगलवार को उन्होंने बीडी शर्मा से मिलकर कुलस्ते समेत 13 पदाधिकारियों की शिकायत की, साथ ही अपने इस्तीफे की पेशकश तक की। संगठन की कुछ कमजोरी और गुटबाजी के कारण हम पीछे रह गए। विश्वास दिलाया गया है कि बहुत जल्दी कार्रवाई करते हुए हम पूरी मजबूती से खड़े होंगे और भारतीय जनता पार्टी को पुनः स्थापित करेंगे। वहीं हरदा से 3 जनपदों और पार्टी को हार मिली, जिसका जिम्मेदार मंत्री कमल पटेल को माना जा रहा है और इसके बाद अब पार्टी वहां डैमेज कंट्रोल में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी में व्यापक जीत के बाद भी एक कार कहीं इंसिडेंस थोड़ा बहुत आ जाए तो ये बहुत सामान्य बात है, लेकिन हमारी पद्धति है, हम उसका समाधान भी निकाल सकते हैं। कुछ ऐसा ही हाल दमोह में, जहां कांग्रेस का जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद पूर्व जिला अध्यक्ष ने मंत्री भार्गव जयंत मलैया को इसका जिम्मेदार बताया। वहीं एक धड़ा प्रहलाद पटेल को आड़े हाथ ले रहा है। तो जिसके पास जितने बड़े नंबर वहां घमासान उतना ज्यादा, यानी बीजेपी में घमासान ज्यादा है। इसके मायने क्या जरा समझ लें। जो बात साफ तौर के ऊपर नजर आ रही वो ये है कि बीजेपी में जमकर गुटबाजी है। एक गुट के नेता दूसरे गुट के स्थानीय प्रत्याशी को सपोर्ट नहीं करते। जो हारे हैं उनकी शिकायतें मंत्री तक पहुंच चुकी हैं, यानी अनुशासन की बात करने वाली बीजेपी के भीतर वरिष्ठ नेता गुट बनाकर अभी फिलहाल कम से कम अनुशासित नहीं दिखे। पार्टी के तय उम्मीदवार का साथ उन्होंने वैसे नहीं दिया जैसा उम्मीदवार चाहते हैं। दूसरी बात ये, पार्टी में असंतोष है। जो हारे हैं जाहिर सी बात है उनका मन अपनी पार्टी के नेताओं के प्रति, जिनको हार का जिम्मेदार मानते हैं, खराब है और इसीलिए शिकायत भी कर रहे हैं और मुखरता से कर रहे हैं। आने वाले चुनाव से पहले बीजेपी को अपना घर ठीक करने के लिए सर्वाधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। बीजेपी को अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को तालमेल बिठाने के साथ साथ आने वाले चुनाव के लिए एक करना, एकजुट करना। अब इसमें एक्शन काम आएगा या फिर इसमें किसी और रणनीति का इस्तेमाल किया जाएगा, देखना होगा। मध्य प्रदेश में नगर सरकार बनाने के लिए कवायद जारी, ये भी आप जानते हैं। बीजेपी कांग्रेस ने पार्षदों को बाड़ेबंदी कर अलग जगहों पर भेजना शुरू किया है और कांग्रेस कहती है हॉर्स ट्रेडिंग के अभी भी स्कोप है, इसलिए वो बचा रहे हैं।
मौका नगर सरकार बनाने का है और दोनों दल अपने ही पार्षदों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। बगावत ना हो इसीलिए बाड़ेबंदी की जा रही है। पार्षदों को राजनीतिक पर्यटन पर भेजा जा रहा है। तस्वीरें ग्वालियर की हैं, जहां बीजेपी ने अपने 34 पार्षदों को दिल्ली भेज दिया है। खास बात यह कि बीजेपी ने 8 वीआईपी बसों का इंतजाम किया था। पार्षदों का दल दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा से मुलाकात करेंगे। यह हाल केवल ग्वालियर का नहीं बल्कि कई शहरों का है, जहां पार्षदों को दूसरे राज्यों के रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर एक बार फिर से हॉर्स ट्रेडिंग के पुराने आरोप दोहराए हैं। 50-50 लाख तक एक सदस्य को देकर उन्हें भिंड में अपना अध्यक्ष बनवा लिया और इसी प्रकार वो लेन देन के खरीद फरोख्त करके नगर पालिकाओं नगर निगमों में कब्जा करना चाहती है सभापति पे। कुछ निकाय में निर्दलीय पार्षदों की जमकर पूछ परख है, लिहाजा बीजेपी को इसके लिए स्थानीय विधायकों के अलावा प्रभारी मंत्रियों तक को जिम्मेदारी देनी पड़ी। वहीं पार्षदों को दिल्ली ले जाने के सवाल पर बीजेपी का पक्ष भी सुन लीजिए। सामूहिकता का भाव, यही तो भारतीय जनता पार्टी है कि सामूहिकता के भाव में अगर इकट्ठे होकर के आनंद और उत्सव में कहीं घूमने जा रहे हैं तो जा रहे हैं। इसमें मुझे लगता है कि इसको अन्य दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये कि बस खेल देखते जाइए, वो भी एक तटस्थ दर्शक की तरह। तो आपने सुन लिया, राजनीति में ऐसी मासूम दलीलें बहुत दी जाती हैं कि सामूहिकता का भाव, इसीलिए चुनाव के बाद और आने वाले जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके पहले सारे लोग एक साथ अलग अलग जगहों पर रिजॉर्ट वाली पॉलिटिक्स के लिए जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं। सावन का पवित्र मास जारी है, 11 अगस्त तक चलना है और इसके पहले एक महापाप की तस्वीर सामने आई। ज्यादा कुछ नहीं बताते, देखें एक रिपोर्ट। भोपाल में सावन महीने के बीच धर्म कांटा इलाके में शिवलिंग तोड़े जाने की घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश दिखा। सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने चक्का जाम कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों का गुस्सा शांत कराया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की तलाश कर रही है। शिवलिंग के साथ कुछ तोड़फोड़ हुई है। अभी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है धार्मिक स्थान को तोड़फोड़ करने, क्षति पहुंचाने के संबंध में। वहीं बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी घटना को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जो शहर का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी हो उनको तत्काल पुलिस गिरफ्तार करे, ये हम भी मांग करेंगे। बहुत ही निंदनीय है और कानून व्यवस्था क्या कर रही है, कानून का खौफ नहीं है जनता के अंदर। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और तत्काल दोषियों को पकड़कर उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है और जाँच में जुट गई है। निश्चित तौर पर शर्मनाक है और भोलेनाथ के भक्तों को गवारा नहीं है। उनका क्रोधित होना बहुत स्वाभाविक है। अब इस पे वक्त रहते दोषियों को पकड़ना, उन पर एक्शन लेना पुलिस का, प्रशासन का काम है और ये वक्त पर करना उनके लिए चुनौती। अब बात चीन अमेरिका के बीच जारी तनातनी की। चीन बुरी तरीके से अमेरिका पर बौखलाया है। अमेरिका चीन को बुरी तरह से चढ़ाने के मूड में है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट देखें आप। चीन की धमकी और बाइडेन की हिदायत के बावजूद अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची हैं। मंगलवार शाम नैन्सी पेलोसी को लेकर अमेरिका का मिलिट्री जेट राजधानी ताइपे में लैंड हुआ। इसके बाद से चीन बौखलाया हुआ है। उसने आनन फानन में कई आक्रामक फैसले लिए। चीन आर्मी ने ताइवान की चारों तरफ से 6 नो एंट्री जोन घोषित किए हैं, यानी अब इन 6 रास्तों को कोई पैसेंजर प्लेन या शिप ताइवान नहीं पहुंच सकेंगे। पेलोसी के ताइवान पहुंचने पर चीन ने ताइवान के पूर्व में समुद्र में मिसाइलों का परीक्षण भी किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, अमेरिका ताइवान का इस्तेमाल चीन को घेरने के लिए कर रहा है। साथ ही कहा कि अमेरिका का ये रुख आग से खेलने जैसा है, जिसके अंजाम बहुत खतरनाक हैं। नैन्सी पेलोसी लंबे वक्त से चीन की आलोचना कर रही हैं। इस बार भी पेलोसी के ऑफिशियल टूर में ताइवान का जिक्र नहीं था, लेकिन अचानक ताइवान पहुंचकर उन्होंने दिखा दिया कि वो चीन की मुखर आलोचक हैं। तो अब एक बड़ा सामान्य सा मन में जिज्ञासा जागती है कि 2.3 करोड़ आबादी वाला ताइवान दुनिया के 2 सुपर पावर्स के झगड़े की वजह आखिर क्यों बन रहा है। चलिए इस बात को डिकोड कर लें। चीन ये मानता है कि ताइवान उसका प्रोविंस है, जबकि ताइवान खुद को एक आजाद मुल्क मानता है। चीन का दावा है कि 1992 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और ताइवान के कुओमितांग पार्टी के बीच में एक करार, एक समझौता हुआ, जिसके मुताबिक दोनों पक्ष
एक चीन के हिस्सा हैं और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए मिलकर काम करेंगे। हालांकि ताइवान की कुओमितांग की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 1992 के इस समझौते से कभी भी सहमत नहीं रही। वहीं जिनपिंग ने 2019 में स्पष्ट किया कि वो ताइवान को चीन में मिलाकर रहेंगे। उन्होंने इसके लिए एक देश दो सिस्टम का फॉर्मूला दिया जो ताइवान को स्वीकार नहीं है और वो पूरी आजादी और संप्रभुता चाहता है। और वर्तमान में जो कुछ भी कदम उठाए गए, जिस तरह की भी गतिविधियां हुई हैं, इसमें क्या अमेरिका का सपोर्ट ताइवान को है, ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि साफ साफ शब्दों में चीन चेता चुका है, कह चुका है कि इसके नतीजे बेहतर नहीं होंगे। कुछ प्रतिबंध उसने लगा भी दिए। अब आने वाले वक्त में क्या एक और हिस्से में अशांति का वातावरण दिखेगा, बहुत सारी हलचल के बाद देखेंगे। फिलहाल न्यूज रिकॉर्ड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी 8:55 पर। तब तक अपना और परिवार का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।